नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट एजुकेशन स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने सोचा कि लॉकडाउन के समय में आप लोगों की स्टडी कहीं रुक ना जाए, इसलिए मैंने अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर को क्रिएट किया, इसको बनाया। यहाँ पर हम टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाने वाले सभी विषयों की एक श्रृंखला लेकर आएंगे आपके सामने और एक एक करके आपको उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, उनको क्लियर करेंगे। मैं आपको आज मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा और उनको आपको पढ़ाता जाऊँगा। तो मनोविज्ञान में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है आपके टेट के एग्ज़ाम में, पिछले साल के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, उनमें से एक जो टॉपिक है वो क्या है? अधिगम या लर्निंग। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। अधिगम और लर्निंग आपने सुना होगा। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, पर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सिर्फ सीखने से ही लर्निंग परिलक्षित नहीं होती। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लर्निंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अर्थात व्यवहार के परिवर्तन को अधिगम कहा गया है। यहाँ पर जब भी बालक कोई सीखता है तो उसके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं। उन्हीं परिवर्तनों से परिलक्षित होता है कि उसको अधिगम हो रहा है कि नहीं, यानी कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अब सारे व्यवहार परिवर्तन अधिगम हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ व्यवहार परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी बाहरी उद्दीपक के संपर्क में आने में होते हैं। जैसे जब हम थकान में होते हैं, जब हमारा शरीर थका होता है तो हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन आता है। जब हमें कोई बीमारी होती है तो कोई दवा हम खाते हैं, उस दवा के इफ़ेक्ट से हमारे शरीर में अगर कुछ परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं होता, बल्कि अधिगम के लिए आवश्यक है कि अभ्यास तथा अनुभव होने चाहिए। यानी अभ्यास और अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कह सकते हैं या अधिगम कहते हैं। और उस अधिगम से हम विभिन्न वातावरण की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, अर्थात अधिगम में समायोजन निहित होता है। तो हर व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं है, पर अभ्यास तथा अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कह सकते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, आपकी बुक में दी होगी, आपने पढ़ा होगा बीएड और बीटीसी में भी। और जो बीएड और बीटीसी वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जाके अपने बुकों में इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। व्यवहार में आया उत्तरोत्तर परिवर्तन अधिगम है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो उन सारी परिभाषाओं का जो सार है उसको मैंने अपना एक सूत्र बनाया है। उस सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अधिगम क्या होता है। इसमें सारी परिभाषाएं आ जाएंगी, इसमें सारे प्रकार के आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये KB² लिखा हुआ है, KB²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KBB, क्योंकि ये KB² है। अब K का मतलब नॉलेज, B का मतलब बिहेवियर और इस B का मतलब बिलीव्स, अर्थात नॉलेज, बिहेवियर और बिलीव, यानी कि ज्ञान, व्यवहार और मान्यताएं। इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक शब्द लगा दिया चेंज इन। अब चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर एंड चेंज इन बिलीव्स इज कॉल्ड अधिगम। इसको अधिगम कहते हैं। यानी ज्ञान में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और मान्यताओं में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पर वो परिवर्तन अभ्यास और अनुभवों के माध्यम से होना चाहिए, किसी बाह्य उद्दीपक के माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो ये है अधिगम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सीखना या अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार की हम बात यहाँ कर रहे हैं। अधिगम के प्रकार में एक मनोवैज्ञानिक है आशुबेल। आशुबेल ने अधिगम को
4 भागों में बांटा है, या उसके प्रकार को 4 भागों में बांटा है। पहला अधिग्रहण करके सीखना, दूसरा अन्वेषण द्वारा सीखना, तीसरा रटकर सीखना, चौथा अर्थपूर्ण सीखना। यह अगर आपसे कोई पूछे कि आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो आसुबेल ने 1968 में अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। अब एक एक करके समझते हैं। अधिग्रहण करके सीखना। देखिए, अधिग्रहण करके सीखने का मतलब होता है कि जब किसी बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु आती है, वह बालक उस विषय वस्तु को अपनी अंदर आत्मसात कर लेता है या उसका अधिग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं अधिग्रहण करके सीखना। देखिए, ये रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। आसुबेल ने कहा है कि ये रटकर और समझकर दोनों विधियों से संभव है। अब ये इसको समझेंगे कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। अगर एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसने पहली बार किसी कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद वो अपने माता पिता से उसके क्वेरी करता है, पूछता है। माता पिता बोलते हैं बेटा ये कुत्ता है। उसको ध्यान से देखता है, ध्यान से देखने के बाद उसकी एक एक विशेषता को आत्मसात कर लेता है। आत्मसात करने के बाद उसके कुत्ते के कॉन्सेप्ट को बना लेता है वो कि ऐसा होता है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, पूँछ होती है, उसका रंग कैसा होता है, वो सारी चीज़ें क्या करता है? अधिग्रहण कर लेता है या आत्मसात कर लेता है और कुत्ते के कॉन्सेप्ट को वो सीख जाता है, उसको वो जानने लगता है। तो इसको कहते हैं अधिग्रहण करके सीखना। इसके बाद अन्वेषण द्वारा सीखना या डिस्कवरी लर्निंग इसको कहते हैं। देखिए, ये जो है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की एक पहचान होती है। इन बच्चों को जब भी कोई नई विषय वस्तु दी जाती है, उस विषय वस्तु के संपर्क में बच्चा आता है और कुछ न कुछ नवीन ज्ञान, नवीन विचार या नवीन सिद्धांतों के बारे में सोचता है या नवीन सिद्धांतों को बनाता है। रटी रटाई चीज़ों को वो एडॉप्ट नहीं करता, बल्कि कुछ नया तथ्य खोजता है। इसलिए इसको जो है डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों से कुछ नए तरीके से उनको खोजना या नए तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को सामने रखना। इस प्रकार के अधिगम को अन्वेषण लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। सृजनात्मक बच्चों की ये एक पहचान हो सकती है। इसके बाद है रटकर सीखना या रोट लर्निंग। देखिए, जब बच्चा प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में जाता है तो उसका बौद्धिक विकास उतना अधिक नहीं होता, वो चीज़ों को समझता नहीं है, बल्कि किताबों से एज इट इज़ चीज़ें रट लेता है। जैसे कि पहाड़े, गिनती, कविताएं, वो उसके अर्थ को भले ना समझे पर वो उनको रटकर याद किए रहता है। उसको हम कहते हैं रटकर सीखना, यानी कि उसको जो भी चीज़ सीखी वो रटकर सीखे। देखिए, यहाँ पर रटकर भी हो सकता है, अधिग्रहण में रटकर भी हो सकता है और समझ कर भी हो सकता है, पर यहाँ वो सिर्फ रटता है, उसको समझने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसकी उम्र छोटी होती है। इसके बाद है अर्थपूर्ण सीखना। देखिए, अर्थपूर्ण जो सीखना है ये शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षक इसी के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराता है या लर्निंग कराता है। इसमें पहले पूरे विषय वस्तु को शिक्षक खुद अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन करता है, इसके बाद उसकी एक समरी बनाता है और उस समरी को बच्चों तक पहुंचाता है। उसमें जो चीज़ें बच्चों के लिए लाभदायक हैं उसको वो लेता है, जो लाभदायक नहीं है उसको वो छोड़ देता है, और बच्चे उसी कॉन्सेप्ट को जो टीचर ने पढ़ाया है उसको रट कर या समझ कर याद कर लेते हैं। उसको कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना। उसमें अनर्गल बातें नहीं होती या जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं होता, जो सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही होता है, इसलिए इसको कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। तो आसुबेल ने ये 4 प्रकार बताए लर्निंग के। अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, ये है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सीखने को प्रभावित करने के कई सारे कारक हैं। काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है कि सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। यानी कभी कभी आप देखते हैं कोई बच्चा किसी भी गेम में या किसी भी सब्जेक्ट में तेज़ होता है, वो जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा सीख नहीं पाता है या उसको टाइम लगता है। तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे अधिगम प्रभावित होता है, आइए हम लोग जानते हैं। ये देखिए, पूर्व अधिगम। देखिए, पूर्व अधिगम जब हम पहले से कोई चीज़ सीखते हैं या पहले से हमें कुछ चीज़ पता होती है और फिर टीचर नए ज्ञान को उसमें जोड़कर आपको बताता है, तो वो चीज़ें आपके अधिगम में सहायक होती हैं। जैसे जब आप बीएड में या बीटीसी में प्रस्तावना निकालते हैं तो पहले पूर्व ज्ञान का
परीक्षण करते हैं। पूर्व ज्ञान के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर उसमें पूर्व में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप अगर कितनी भी नई चीज़ें उसको बताने की कोशिश करेंगे, वो सीखने की गति उसकी धीमी होगी या सीखने को वो प्रभावित करेगा। इसके बाद है विषय वस्तु, कंटेंट। देखिए, विषय वस्तु मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि रुचिकर और सरल विषय वस्तु को बालक अच्छी तरीके से सीख लेता है, जबकि कठिन और अरुचिकर विषय वस्तु को बालक उतने अच्छे तरीके से सीख नहीं पाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, इसको उन्होंने एडुटेनमेंट कहा है। बच्चों को एडुटेनमेंट देना चाहिए, यानी कि एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। सब्जेक्ट को रुचिकर बनाइए, तो अगर ऐसी विषय वस्तु है तो सीख लेगा। अगर रुचिकर नहीं है या कठिन है उसके मानसिक लेवल में, तो वो सीखने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो यानी कंटेंट भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, आपने पढ़ा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। हमारे सीखने की नींव ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर हम शारीरिक रूप से सही हैं, स्वस्थ हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखेंगे, उसमें अच्छे से अपना मन लगाएंगे। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है या बाधित होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य से ही मानसिक स्वास्थ्य आपका जुड़ा होता है। कोई भी विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, वो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अगर आपने देखा है क्लास में, अगर आप अभी आप टीचर बनने वाले हैं, अभी आप देखेंगे कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी टीचर ने बताया उसको एक बार में समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा स्लोली समझ में आता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रयास के बाद भी समझ नहीं पाते। तो क्लास में बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और मंदबुद्धि बालक। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसका IQ अधिक होगा, जल्दी चीज़ें सीख लेगा। जो सामान्य बच्चा है वो 1-2 प्रयासों बाद सीखेगा, और जो मंदबुद्धि बालक है वो कई प्रयासों के बाद सीखने का प्रयास करता है या कभी कभी नहीं भी सीख पाता। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। इसके बाद है अधिगम की इच्छा। अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे अंदर से इच्छा है कि हम उसे सीखें, जैसे मुझे टीचर बनना है तो मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे टीचर बनना चाहिए, तो मैंने B.Ed किया तो मैं उसको अच्छे से सीखूंगा। या मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं वहाँ पर जाके अपना 100% दूंगा, क्योंकि वो मेरी इच्छा है, मुझे वो बनना है। अगर इच्छा के विरोध में हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उससे भी अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन का होना आवश्यक है। बिना मोटिवेशन के अधिगम संभव ही नहीं है। इसीलिए आपको, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं क्लास में, तो टीचर आपको मोटिवेट करता है, आपको पुनर्बलन देता है, आपको रीइंफोर्समेंट देता है, जिससे कि आप मोटिवेट हों और अच्छे से पढ़ के आएँ और अच्छे से अपने आप को क्लास में प्रेजेंट करें। इसलिए अभिप्रेरणा भी जो है वो एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है अधिगम के लिए। अगर अभिप्रेरित बच्चा नहीं है तो उसको अधिगम अच्छे से संचालित नहीं करेगा। इसके बाद है थकान। देखिए, थकान जो है शारीरिक स्वास्थ्य से ही आता है, शारीरिक स्वास्थ्य से उसका एक पार्ट है। अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो हमारी इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती हैं और हम सिखाई जाने वाली विषय वस्तु को उतने अच्छे से सीख नहीं सकते। इसलिए फ्रेश और तनाव मुक्त वातावरण में ही हमें अधिगम की प्रक्रियाएं संचालित करना चाहिए। इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट, वातावरण एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ये कैसे वातावरण दिया जाए उसी हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर अच्छा स्वस्थ वातावरण दिया जाता है तो बच्चा अधिगम के काफ़ी तेज़ होता है, वो काफ़ी चीज़ें जल्दी सीख लेता है। अगर वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता तो बच्चा जो है सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसी तरीके से वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद सीखने की विधि। देखिए, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो अमनोवैज्ञानिक हैं, उसमें बच्चे उतने आसानी से सीख नहीं पाते। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी शिक्षण विधियां बताई, जैसे करके सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना, और जो है और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट मेथड,
ये सारी जो है विधियाँ ऐसी हैं जिसमें बच्चा स्वयं क्रियाशील होकर सीखने का प्रयास करता है। टीचर एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है, इसलिए जो सीखने की विधि है वो भी हमें बताती है कि किस तरीके से बच्चे के अधिगम को वो प्रभावित कर रही है। इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कितने प्रकार की अधिगम की विधियाँ होती हैं। तो करके सीखना, ये सबसे अच्छी विधि है। करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब करके सीखने में बच्चे को खुद से करके वो चीज़ें अपने सीखता चला जाता है। इसके बाद है निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी किसी चीज़ का निरीक्षण करता है, इसके बाद उसको सीखता है, उसको आत्मसात करता है। इसके बाद परीक्षण करके सीखना, यानी कि उसको जो है विज्ञान की कसौटी में कस के देखता है, उसका परीक्षण करता है, तब निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद है वाद विवाद विधि। वाद विवाद यानी डिबेट के माध्यम से बहुत सारे कॉलेजेस में डिबेट आयोजित कराई जाती है किसी न किसी टॉपिक को लेके, तो नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए विचार बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद वाचन विधि है। वाचन विधि मतलब बोल के पढ़ता है, वो किसी भी चीज़ को बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, उसके माध्यम से सीखता है। इसके बाद अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में वो अपने टीचर या अपने से बड़ों की अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसके बाद है प्रयास एवं त्रुटि विधि। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि विधि में आप अब आगे अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो पूरा एक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का दिया हुआ है। यानी बच्चे पहले अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ गलतियां होंगी, फिर करेंगे, फिर वो गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो यानी प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना भी एक उत्तम विधि है। इसके बाद पूर्ण विधि। पूर्ण विधि का मतलब होता है कि बच्चा एक पार्ट को पूरे तरीके से एक बार में पढ़कर ख़त्म कर देता है, उसको हम पूर्ण विधि कहते हैं। इसके माध्यम से भी बच्चा सीख सकता है। इसके बाद अंश विधि। अंश विधि का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अपने समय और अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उनका अधिगम काफ़ी प्रभावी ढंग से होता है। इसके बाद है अंतराल विधि। अंतराल विधि में बच्चे को पहले एक विषय वस्तु दी जाती है, एक विषय वस्तु देने के बाद कुछ अंतराल के बाद उसको फिर से वही विषय वस्तु दी जाती है। इस तरीके से करके वो उस विषय वस्तु में निपुणता हासिल कर लेता है। अंतराल का मतलब होता है कि एक कुछ समय के बाद उस विषय वस्तु को बार बार बच्चे के सामने प्रस्तुत करना। इसके बाद है सतत विधि या कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब एक सतत या लगातार चलने वाली एक विधि है। लगातार बच्चे को विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत की जाएगी और वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। तो इतनी सारी विधियाँ और ये प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के प्रकार और ये अधिगम का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये अधिगम जो है जर्मन भाषा के लर्नर से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना। मैंने आपको बता दिया। तो ये आज का मेरा वीडियो था। मैं रोज़ इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपके लिए नए नए चीज़ें, नया नया कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छे तरीके से और भी विषयों की श्रृंखला धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शिक्षकों की उपलब्धता होती जाएगी, हम आपके लिए टेट, सुपर टेट और सी टेट और DSSB इन जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पूरा हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और आपको धीरे धीरे उन वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।